हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था पर आयोडिक ऑक्सीडेशन में कौन कौन से रिएजेंट यूज़ होते हैं और उसमें से कौन कौन से हमने देखा था कितने टाइप ऑफ विसिनल डायोल्स या बोल सकते हैं कि एडजेसेंट पोजीशन पे अगर OH या NH2 ग्रुप रहेगा तो कैसे उनको ऑक्सीडेशन करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि उस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे पर आयोडिक ऑक्सीडेशन है तो हमें पता है कि भाई इसके अबाउट आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से OH और यहाँ से OH हम लोग यहाँ से क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका OH हमने अटैच कर दिया, OH अटैच कर दिया। इस तरह कितना यूनिट बनेगा, 2 यूनिट बनेगा। एक ही में अगर 2 OH रहेगा तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, CH3COH। ठीक है, इसी पे बेस्ड इस तरह का कुछ सवाल है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसके अबाउट हमने तोड़ा और उसके बाद डबल बॉन्ड O लगा दिया, OH लगा दिया और साथ में यहाँ पर OH लग जाएगा। तो OH और OH, एक ही कार्बन पे 2 OH रहेगा तो यहाँ से CH3 और COH बन जाएगा। इस तरह का सवाल है। अब जैसे कि इसी क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका स्ट्रक्चर क्या है, COH है। तो एक तो इसके अबाउट ब्रेक होगा, इसके अबाउट ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड OH तो पहले से था, एक और OH लग गया, मतलब एक एसिड बन गया। ठीक है, फिर देखो ध्यान से, यहाँ हटा। अब देखो इस कार्बन से कितना OH लग जाएगा, 2 OH, एक इसका OH लगेगा और एक इसका OH लग जाएगा। ठीक है, तो इस कार्बन से एक OH पहले से लगा हुआ था, 2 OH और लग गया, तो एक OH और H। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा हमारा, इससे बन गया हमारा HC डबल बॉन्ड OH बन गया। इसी तरह से ध्यान से देखो, जब हम इसे हटाएंगे तो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देखेंगे, इससे 2 OH और लग जाएगा, मतलब एक और फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर इसको हमने ब्रेक किया, तो जब इसको ब्रेक कर दोगे तो फिर इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, तो एक इससे OH अटैच हुआ, एक इससे OH अटैच हो गया, मतलब एक और फॉर्मिक एसिड बन सकता है। ठीक है, फिर हमने इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में 2 OH लग जाएगा, मतलब एक फॉर्मिक एसिड और बन गया, और प्लस यहाँ पे CH2 से आपका 2 OH लग गया, मतलब कि आपका यहाँ से क्या लग जाएगा, HCOH। ठीक है, तो इस तरह से एक फॉर्मल्डिहाइड बन गया, 1 2 3 4 यूनिट बन गया फॉर्मिक एसिड का, और यहाँ पे 1 यूनिट आपका बन रहा था तो 5 यूनिट फॉर्मिक एसिड का हो गया और 1 यूनिट फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म कर गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितना HiO4 यूज हुआ है, 1 2 3 4 5 HiO4 यूज हुआ है, और इसमें CC लिंक काउंट करो कितना है, 1 लिंक 2 लिंक 3 लिंक 4 लिंक 5 लिंक। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला बना सकते हैं, नंबर ऑफ HiO4 यूज्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ CC लिंक, इस तरीके से। तो अगर हम इस फॉर्मूला को यूज़ करें तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कितना HiO4 यूज़ होगा, जितना CC लिंक होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारा HiO4 वहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये सवाल इन सवाल को आप एक बार अप्रोच करोगे, बनाने का कोशिश करोगे, सारा उसी पे बेस्ड सवाल है। जैसे ये वाला देखो, ये हमने एक टाइप लिखाया था कि अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा, इन दोनों को तुम्हारा जो होगा HiO4 NiO4 ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, इसके लिए हम लोग टेट्रा एसिटेट लेड यूज़ करते हैं। तो सेम उसी तरीके का प्रोसीजर है, यहाँ से ब्रेक करना, दोनों पे OH को लगाकर, और उसके बाद अगर एक ही कार्बन पे 2 OH मिलेगा तो वहाँ से आपको वाटर को रिमूव कर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब हम लोग का अगला रिएक्शन है। अभी तक हमने क्या देखा कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में किन किन तरह के रिएजेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो अल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन करना आप सीख लिया है कि उसे हम एल्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं, उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन। तो सबसे पहला जो हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाय बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट होता है डाइल्यूट अल्कलाइन कोल्ड KMnO4। तो डाइल्यूट अल्कलाइन कोल्ड KMnO4 जो है ये आपका बेयर्स रिएजेंट कहलाता है, या कभी कभी आप इसको देखोगे कोल्ड KMnO4 लिखा रहेगा OH-। और ये जो डाइल्यूट अल्कलाइन है एक्चुअली ये 1% डाइल्यूटेड होता है। ठीक है, 1% बाय मास आप बोल सकते हो। अब ये बेसिकली करता क्या है, बेयर्स रिएजेंट जो है वो कैसे अल्कीन या अल्काइन को तुम्हारा बोल सकते हो ऑक्सीडाइज करता है। तो जो आपका डबल बॉन्ड होता है, सपोज मान लो ये डबल बॉन्ड है, तो ये जो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें क्या करता है, इस बॉन्ड को हटाता है, और बॉन्ड को हटाने के बाद वहाँ पे आपको क्या कर देता है, OH ऐड कर देता है। ये जो OH का एडिशन होता है ये सेम वे में होता है, मतलब दोनों OH जो होता है वो सेम साइड से जाकर ऐड होता है। ठीक है, तो वही हमने लिखा, सीन एडिशन ऑफ OH ग्रुप वर्कर्स एट एडजेसेंट पोजिशन एंड विसिनल डायोल इज
फॉर्म्ड। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे मान लो कि अल्कीन ले रखा है, बेयर्स रिएजेंट हमने लिया, ये पाई बॉन्ड यहाँ से हट गया, दोनों पे क्या लग गया जाके, OH ग्रुप जाके लग गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो हमने लिया अल्काइन, अल्काइन लिया, बेयर्स रिएजेंट डाल दिया, तो यहाँ भी OH ऐड हो गया, एक और मल्टीपल बॉन्ड था तो इस पे भी OH ऐड हो गया, तो दोनों जितना भी मल्टीपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन का, वो सभी में जाके OH ग्रुप जाकर ऐड हो जाएगा सीन वे में, तो ऐड हो गया। अब एक ही कार्बन पे 2 H होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से वाटर बाहर निकल गया, यहाँ से वाटर बाहर निकल गया, तो फाइनली आपका डाइकीटोन, सॉरी यहाँ पे OH नहीं होगा, R होगा, तो आपका डाइकीटोन फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, कैसे हम लोग बोलेंगे सिन एडिशन होता है, ऐसे मान लो कि ये है, तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सिन विसिनल डायोल किस में बनेगा, सिन विसिनल डायोल या सिस विसिनल डायोल किस में बनेगा। तो जैसे कि बेयर्स रिएजेंट का आप यूज कर सकते हैं सिस विसिनल डायोल बनाने में। जैसे यहाँ पे देखो दोनों OH जो है OH पे है, या दोनों OH जो होगा वो किस पे हो सकता है, डैश पे हो सकता है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका विसिनल डायोल बन रहा है उसका कन्फिग्रेशन कैसा है, सिस कन्फिग्रेशन है। ठीक है, तो आप सिस डायोल बनाने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, सिस डायोल बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो किसे, बेयर्स रिएजेंट को यूज कर सकते हो। और एक चीज है, रिएजेंट जो है यहाँ पे हम लोग जो ले रहे हैं, ये बेसिकली इस रिएजेंट का एक और यूज ये होता है कि आप इससे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को डिटेक्ट कर सकते हो। सपोज एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड के पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल। ठीक है, अब उसमें आपने बेयर्स रिएजेंट डाला, बेयर्स रिएजेंट का अपना जो कलर होता है वो कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। ठीक है, तो अब जैसे आपने इसको मिक्स किया, तो मिक्स करने में क्या हो गया कि ये पूरा बेयर्स रिएजेंट जो है जैसे जैसे यूटिलाइज होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। ठीक है, कैसे, तो ये अगर डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पे OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा तो ये तो तुम्हारा खत्म हो गया, तो क्या हो गया कि जो प्रोडक्ट होगा वो कलरलेस होगा। तो जैसे ही प्रोडक्ट हमें कलरलेस मिल रहा है तो मतलब ये कि जरूर तुम्हारा उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड डबल, कार्बन डबल बॉन्ड डबल होगा या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि किसी कंपाउंड में है या नहीं है। सपोज एक कंपाउंड है जिसमें कि एक भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नहीं है और उसमें हमने बेयर्स रिएजेंट डाला, तो बेयर्स रिएजेंट का कलर पर्पल है और उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ मतलब उस कंपाउंड में एक भी कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तो जहां होगा मल्टीपल बॉन्ड उसको क्या कर देता है, तुम्हारा सैचुरेट कर देता है। सैचुरेट करने के बाद आपका वहां पर कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नहीं रहता है। इस तरीके से बेयर्स रिएजेंट का यूज किया जाता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। और भी इस तरह के कुछ रिएजेंट है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले यहां तक नोट करो। ओके, हमारा अब अगला रिएजेंट है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को अगर हम अल्कलाइन मीडियम में यूज़ करते हैं तो ये भी एग्जैक्टली वही काम करता है जो बेयर्स रिएजेंट काम करता था। वहाँ पे हमने देखा था कि अल्कीन में विसिनल डायोल फॉर्म करता है, अल्काइन में डाइकीटोन फॉर्म करता है। यहाँ पर भी सेम होगा, एडिशन टाइप वहाँ पे सिन था, यहाँ पर भी एडिशन टाइप बिल्कुल सेम होगा, मतलब रिएजेंट बस चेंज हो गया, काम बिल्कुल सेम है। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने अल्कीन लिया, OSO4 ले लिया, तो ये इस तरीके का एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है एंड देन उसके बाद NaHSO3 के प्रेजेंस में ये देखो, ये मैंने इसलिए इस तरह से ब्रेक कर दिया है ना क्योंकि आपको एक दो क्वेश्चन किसी किसी बुक में मिलेगा, इसमें बस OSO4 से रिएक्शन कराया है। तो कई लोग क्या होता है OSO4 को देख के यहाँ पर डायोल बना देंगे, तो डायोल नहीं, अगर सिर्फ OSO4 लिखा हुआ तो ये एंड देन उसके बाद NaHSO3 के उससे उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे OSO4 है तो ऑब्वियसली डाइकीटोन बन जाएगा, क्योंकि अल्काइन है तो डाइकीटोन हमने बना दिया। देखो यहाँ पे इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए मैंने अब क्वेश्चन दे दिया है, हमने अल्कीन लिया OSO4 NaHSO, देखो सिन पे सिस फॉर्म में क्या बन गया आपका, डायोल फॉर्म कर गया। देखो सिस पोजिशन में लग गया, दोनों OH सेम साइड पे। उसी तरह यहाँ पे देखो बाई दिस रिएजेंट सिस डायोल इज फॉर्म्ड, यानी OSO4 NaHSO3 अगर आप यूज करते हो तो सिस डायोल इसमें बनेगा आपका। तो यहाँ तक लिख लो, फिर और कुछ एक दो रिएजेंट है उसकी हम लोग बात करते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे अगला रिएजेंट है हमारे पास ऑक्सीडेशन विद पेरोक्सी एसिड। अब ये पेरोक्सी एसिड क्या होता है, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम होगा जो पेरोक्साइड लिंक से तुम्हारा जुड़ा हुआ होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो आपका, अगर हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो RCOH यहाँ पे H लगा रहता है, लेकिन एक और ऑक्सीजन हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया और ये आपका हो गया पेरोक्सी लिंक। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेरोक्सी लिंक।
तो पेरोक्सी लिंक से यहाँ पर ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इस एसिड को हम पेरोक्सी एसिड कह सकते हैं, या हम लोग इसे पर एसिड भी कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने फॉर्मिक एसिड वाला का लिया है पेरोक्सी एसिड, तो इसका नाम हो गया पर फॉर्मिक एसिड। उसी तरह एसिटिक एसिड का लिया तो पर एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड वाला लिया तो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, देखो अगला एग्जाम्पल है, ये पर बेंजोइक एसिड था, इसके मेटा पे क्लोरीन लगा दिया तो नाम क्या हो गया, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, जो कि बहुत कॉमनली नोन है MCPBA से। ठीक है, MCPBA से इसे हम लोग जानते हैं। अब जैसे रिएक्शन क्या होगा, तो बेसिकली करता है क्या है, ये पेरोक्सी एसिड जो अल्कीन होता है उसे इपॉक्साइड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमने लिखा है, अल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू इपॉक्साइड बाय दिस रिएजेंट। जैसे देखो यहाँ पे अल्कीन लिया, तो ये अल्कीन जो दिख रहा है, जैसे हमने इसमें पर एसिड लिया तो क्या किया, यहाँ पे इपॉक्साइड बना दिया, साइट्रिक ईथर फॉर्म कर गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम इपॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं इसको समझते हैं ध्यान से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इपॉक्साइड ले लिया, H3O+ में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो हमने OH एक यहाँ लगाया, एक OH यहाँ लगाया, मतलब ट्रांस डायोल बन रहा है। मतलब अगर आप इपॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, ट्रांस डायोल मिलता है। देखो ये इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने जो डायोल बनाया है, पहला डायोल जो हमने बेयर्स रिएजेंट से बनाया वो सिस डायोल था, फिर हमने OSO4 से बनाया वो भी सिस डायोल था, और ये जो रिएजेंट है इससे हम कैसा बना रहे हैं तुम्हारा डायोल, ट्रांस डायोल बना रहे हैं। इसलिए ट्रांस डायोल प्रिपेयर करने का ये तुम्हारा मेथड है, यानी पहले हम पर एसिड से उसको ऑक्सीडाइज करके इपॉक्साइड बनाएंगे, एंड देन उसके बाद इपॉक्साइड का हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे इपॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस करा के ट्रांस डायोल बना दिया। इसको मैकेनिज्म देखो, ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ से प्रोटोनेट हो गया, O पे प्लस आ गया। अब जो H2O दिख रहा है यहाँ पे, H3O+ का मतलब क्या है, H2O और साथ में H+। अब H2O जो होगा वो ऑब्वियसली ये लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करेगा। यही अटैक के कारण ये तुम्हारा क्या कहला रहा है, एंटी अटैक, जिसके कारण जो दूसरा OH होगा वो पहले OH के जस्ट अपोजिट, क्योंकि पहला OH ऊपर में यहाँ पे लगा हुआ है, अब जो दूसरा वाटर ग्रुप जा रहा है अटैक करने एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो उसके बैक साइड से कर रहा है अटैक। मतलब एक OH यहाँ पे लग गया, दूसरा OH यहाँ पर आ गया, तो दोनों OH किस पोजीशन पे आ गया, आपके एंटी पोजीशन पे। इसलिए देखो OH2+ अटैक किया और दोनों OH अभी किस पोजीशन में दिख रहा है, हमें एंटी पोजीशन में दिख रहा है। अब यहाँ से H+ को रिलीज कर देंगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट यही बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या देखा कि ट्रांस डायोल बनाने का मेथड क्या हो गया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हम ट्रांस डायोल बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो मान लो हमने लिया ये, अब ये साइक्लोअल्कीन में पहले हमने क्या कर लिया, पर एसिड ले लिया। ठीक है, पर एसिड जैसे ही ले लोगे तो अब क्या होगा कि यहाँ पे इपॉक्साइड बन जाएगा। अब उसके बाद आपने इसका क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया। अब जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, ट्रांस डायोल मिलता है। ठीक है, इस तरह से ट्रांस डायोल बनाने का ये एक मेथड है कि आप पहले पेरोक्सी एसिड का यूज कर लो, इपॉक्साइड बना दो, एंड देन उसके बाद आप उसका हाइड्रोलिसिस कर दो। ठीक है, यहां तक नोट करो, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वो हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिखा है, सारे क्वेश्चन जो उसी पे बेस्ड है। उससे पहले कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो ऐसा है कि यहाँ पे दो अल्कीन का साइड दिख रहा है, ये अल्कीन ज़्यादा हिंडर्ड है, ये अल्कीन लेस हिंडर्ड है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा हिंडर्ड है मतलब ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो साइट है, ये साइट आपका मोर न्यूक्लियोफिलिक है और ये साइट क्या है, लेस न्यूक्लियोफिलिक है। इसलिए अगर MCPBA एक इक्विवेलेंट होगा तो इसे आप वहां पर जाके अटैक करोगे जहां पे हिंड्रेंस जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए जब एक इक्विवेलेंट लिखा हुआ था तो हमने यहाँ पे इपॉक्साइड बनाया ना कि यहाँ पे इपॉक्साइड बनाया। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप याद रखोगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है, सपोज ये सिस वाला क्वेश्चन बनाते हैं। हमने देखा था एडिशन टाइप H3O+ का हाइड्रोलिसिस कैसा है, एंटी है, और ये क्या है, सिस है। अगर सिस है और एंटी है तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर फॉर्म कर जाएगा। तो सबसे पहले ए बना लेते हैं, तो ए हमने बना लिया, ये बन गया ए। ठीक है, चूंकि सिस टाइप है तो ये तुम्हारा इस तरीके से बन गया। अब H3O+ बनाना है तो इसमें बी और साथ में एक इसका क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनैंशोमर बनेगा। जैसे देखो एग्जांपल CH3 आपका एक तो बन गया क्योंकि एंटी एडिशन हो रहा है, एक तो ये बन गया, और साथ में एक इसका मिरर इमेज बन सकता है, तो मिरर इमेज एक बना दिया हमने। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपका फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, और भी यहाँ पे जैसे ट्रांस वाला क्वेश्चन है, इसको आप एक बार अपने से अप्रोच करेगा, और कुछ क्वेश्चन से हमने दिया हुआ है। ठीक है, इस पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 है जो इस पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये सारे सवाल को आप लोग कर लोगे।
यहाँ तक लिखो, उसके बाद कुछ और रिएजेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए हमारा अगला जो ऑक्सीडेशन है अल्कीन और अल्काइन का, वो है हॉट KMnO4H+ OH- या हॉट K2Cr2O7 H+ और OH-। देखो ध्यान से, अगर यही कोल्ड लिखा हुआ रहता KMnO4 OH- तो बेस रिएजेंट हो जाता है, लेकिन हॉट लिख रहा है, मतलब ये जो रिएजेंट है ये इसमें जो ऑक्सीडेशन होगा ये काफ़ी विग्रस ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ये दोनों जो ऑक्सीडेशन यहाँ पे एजेंट लिखा हुआ है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये देखो ध्यान से, इसमें हर एक केस हमने अल्कीन का लिखा हुआ है। अगर ये लिमिटेड केस अगर आपको समझ में आ गया तो आप अल्कीन का आराम से ईजिली ऑक्सीडेशन कर लोगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर इस कार्बन के पास अगर आपको H दिखता है डबल बॉन्ड में, तो इसको आप कार्बोक्सिलिक में डायरेक्टली चेंज कर दोगे। मतलब यहाँ से हमने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे भी CH है, यहाँ पर भी CH है, नंबर ऑफ कार्बन कभी चेंज नहीं करेगा। तो ये पोर्शन आपका किस में बदल गया, RCOH, और प्लस ये वाला पोर्शन आपका किस में बदल गया, RCOOH। अब देखो ये केस है। अब यहाँ पे तो आपका ध्यान से देखो कोई H तो है नहीं, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक नहीं बनेगा, ये फाइनली कीटोन बन के रह जाएगा। तो यहाँ से हमने ब्रेक कर दिया और हमने यहाँ पे लगा दिया RC+OR और प्लस ये वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R', ये वाला प्रोडक्ट R', ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो 2 कीटोन बन जाएगा, तो एक कीटोन बन गया और एक कीटोन बन गया आपका एक R का और एक R' और R' का, एक ये वाला कीटोन बन गया, एक ये वाला कीटोन बन गया। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन अलग है, तो जब ये कार्बन अलग हो जाएगा तो ये पोर्शन जो है वो CH2 में CH2 जो अलग हो रहा है, यानी कंप्लीटली कार्बन बाहर निकल जा रहा है, वैसे केस में वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाला तो कार्बोक्सिलिक में अभी भी बदलेगा, तो ये कार्बोक्सिलिक में बदल गया और प्लस ये वाला पोर्शन CO2 में, और साथ में जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये आपका H2O बन के बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी विग्रस ऑक्सीडेशन यहाँ पे होता है। अब देखो, आपको कभी कभी हॉट KMnO4 नहीं लिखे सिंपल हिट का साइन दे देगा, हिट का साइन दे देगा मतलब ये तुम्हारा विग्रस कंडीशन है, हिट गायब कर देगा और फिर OH- यहाँ लिख देगा, मतलब ये क्या बन गया, आपका बेयर्स रिएजेंट बन गया। इसलिए एकदम संभल के, हिट का साइन के कारण यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। उसी तरह से यहाँ देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये हमने अलग किया, दोनों कार्बन अलग हो जाएगा। अगर कार्बन अलग हो गया तो उसको CO2 वाटर में कन्वर्ट कर दो, तो कितना मोल CO2 बन जाएगा, 1 मोल CO2, 2 मोल CO2, तो 2 मोल CO2 बन गया। और हाइड्रोजन अलग हो गया तो 2 मोल H2O भी अलग हो गया। उसी तरह देखो यहाँ पे 1 मोल ये तो बाहर निकल गया CO2 के फॉर्म में, ठीक है, और प्लस H2O के फॉर्म में, और ये वाला पोर्शन बाहर निकल रहा है किस फॉर्म में, कार्बोक्सिलिक के फॉर्म में। उसी तरह से इसको हमने तोड़ दिया, 1 कार्बोक्सिलिक 2 कार्बोक्सिलिक, तो RCOH प्लस R', ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और CO2 में कन्वर्ट करता है, और इस तरह के ऑक्सीडेशन को हम विग्रस ऑक्सीडेशन के कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। उसी तरह देखो हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, कुछ क्वेश्चन है उसको आप अपने से अप्रोच करो। देखो मैं इस क्वेश्चन को बना देता हूँ, इसको हमने ब्रेक किया तो 2 कार्बन से आपका एक एसिड बन गया CH3COOH, और प्लस ये वाला कार्बन जो है आपका CO2 और H2O में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस को आप एक बार अप्रोच करोगे तो यहाँ तक लिखो, उसके बाद फिर आगे हम और रिएजेंट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारा अगला जो स्पेसिफिक रिएजेंट है वो है सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड से भी एक क्वेश्चन मेंस में आ रखा है, ठीक है। सेलेनियम डाइऑक्साइड का बेसिकली यूज़ क्या होता है, तो ये CH2 ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट करता है। तो जहाँ पर भी कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट में CH2 ग्रुप लगा रहेगा, मतलब कहीं पर भी C+O के अगर एडजेसेंट पे CH2 ग्रुप दिखेगा तो उसे वो कार्बोनाइल ग्रुप में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। द रिएजेंट इन जनरल ऑक्सीडाइजेज एक्टिव मिथाइलिन का मतलब CH2, ठीक है, जो कि 2 डबल बॉन्ड O के बीच में हो, एंड मिथाइल ग्रुप इनटू कीटोनिक एंड एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अगर वो कीटोन अगर CH2 रहेगा तो कीटोन में बदल देगा, और अगर CH3 रहेगा तब उसे वो किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज करेगा। देखो ध्यान से यहाँ पे ये जो CH2 है, ये CH2 क्या हो गया, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, C+O R। सेम यहाँ पे देखो CH3 है जो कि किसके एडजेसेंट है, C+O के एडजेसेंट है, तो RC+O, और इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, CHO में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ये सारे सवाल जो है वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप एक बार इसे बनाने का ट्राई करोगे। जैसे एक क्वेश्चन, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेता हूँ। देखो इसके एडजेसेंट पे एक CH2 था,
लेकिन वहाँ पे दोनों हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस कर दिया गया, तो वहाँ पर आप उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर एक भी मिथाइल होता तो भी वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो फिर ऑक्सीडेशन यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को आप बनाओगे, तो यहाँ तक लिखो, उसके बाद फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा जो अगला रिएक्शन है दैट इज़ बेयर-विनेगर ऑक्सीडेशन। तो बेयर-विनेगर ऑक्सीडेशन जो है ये बेसिकली कीटोन को या किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप को ईस्टर में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने कीटो ग्रुप ले रखा है, इसमें हमने पेरासिड लिया हुआ है। पेरासिड के प्रेजेंस में अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, ईस्टर। तो पेरासिड जो रिएजेंट है इसका हमने अल्कीन में भी यूज़ किया था, वहाँ पे वो इपॉक्साइड फॉर्म करता था। यहाँ पे ये तुम्हारा ईस्टर फॉर्म करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे पेरासिड जो है R-COOH, इसका यूज़ हम लोग CF3COH ले सकते हैं, ये HCOH, CH3COH ये भी ले सकते हैं। MCP भी हमने पढ़ रखा है इसके बारे में, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। उसी तरह ये देखो ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं परथैलिक एसिड। अब मैग्नीशियम आयन लग गया इसलिए नाम हो गया मोनो मैग्नीशियम परथैलिक एसिड, MMPP शॉर्ट में कहते हैं। तो 2 टर्म याद रखोगे अच्छे से, MCPB एंड MMPP। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म इसका क्या है। ये जो पर एसिड है इसने सबसे पहले H+ रिलीज किया, ये बन गया। अब ये जो O- है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अटैक किया इस पे, ये O- शिफ्ट हो गया। अब जब ये O- वापस इस कार्बन पे गिरेगा तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ 2 ग्रुप है R1 एंड R2। हमने मान लिया कि R2 का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड R1 से ज़्यादा है, तो R2 जो है वो O पे शिफ्ट कर गया और यहाँ से एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो O- बाहर जब निकल रहा होगा ये इस पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा होगा, इस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। ठीक है, तो ये R2 जो है वो आपका O से अटैच हो गया और ये O- के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो देखो RCO- बन गया ये और R2 से जुड़ गया। तो अब देखो ध्यान से, हम लोग को जो नॉर्मल माइग्रेटरी ऑर्डर होता है, नॉर्मल माइग्रेटरी ऑर्डर जो हमने पढ़ा था रीअरेंजमेंट के टाइम पे, वहाँ पे नॉर्मल माइग्रेटरी ऑर्डर कुछ ऐसा था, हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा, फिर अराइल, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल। लेकिन बेयर-विनेगर में ये ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट होता है, इससे आपको याद रखना पड़ेगा। H 3 डिग्री 2 डिग्री एंड देन उसके बाद फिनाइल, यानी कि जो अराइल ग्रुप है वो 2 डिग्री के बाद चला गया तुम्हारा कहाँ पे, फिनाइल चला गया, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल। तो ये ऑर्डर जो है ये आप इसको फॉलो करोगे यहाँ पे बेयर-विनेगर में। अब समझो यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा। तो जैसे मान लो कि हमें इसका ही शॉर्टकट ट्रिक में बनाना था, तो देखो सबसे पहले आपको करना है C+O ईस्टर, ये ईस्टर का ग्रुप बना दो, सबसे पहला काम ये। अब देखो R1 R2 में माइग्रेटरी ऑर्डर तो इससे हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो R1 R2 में हमने मान लिया R2 का माइग्रेटरी ऑर्डर ज़्यादा है, तो इसको क्या कर दो, O से जोड़ दो, बच गया R1 यहाँ पे, तो ये बन गया ईस्टर। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट राइट ईस्टर ग्रुप एंड अटैच बेटर माइग्रेटरी ग्रुप विथ O। ठीक है, तो O के साथ हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, जो सिंगल बॉन्डेड O होगा उसके साथ यहाँ पे हमने अटैच कर दिया, तो इस तरह से ईस्टर फॉर्म कर गया। तो यहाँ तक लिखो, फिर कुछ क्वेश्चंस पे बेस्ड हम लोग कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिखा है, वो हमने माइग्रेटरी ऑर्डर को भी रखा है ताकि थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप लोग को हेल्प मिल सके। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो दिया हुआ है ये ग्रुप, तो शॉर्टकट ट्रिक पे जाते हैं। हमने लिख दिया सबसे पहले ईस्टर ग्रुप। ईस्टर ग्रुप लिखने के बाद क्या करना है, आपको देखना मिथाइल और इथाइल दोनों में माइग्रेटरी ऑर्डर किसका ज़्यादा है। इथाइल कितना डिग्री होगा, CH3CH2 1 डिग्री, और ये मिथाइल है, तो 1 डिग्री और मिथाइल में ध्यान से देखो, 1 डिग्री और मिथाइल में 1 डिग्री का ज़्यादा है, मिथाइल का कम, मतलब 1 डिग्री का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है। तो यहाँ से ये जो इथाइल है ये शिफ्ट हो जाएगा किसके साथ, आपका O के साथ, मिथाइल यही रह गया। ठीक है, सेम यहाँ पे देख लो, आपके पास pH है, सपोज 4 क्वेश्चन देख लो, pH है और ये कितना डिग्री आपका दिख रहा है। तो ये अगर मान लो अल्काइल ग्रुप की बात करेंगे, तो ये अल्काइल ग्रुप कितने से, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो आपका आप मान लो 2 डिग्री हो गया। अब ये 2 डिग्री है और ये फिनाइल है। अब ध्यान से देखो, 2 डिग्री और फिनाइल में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, 2 डिग्री वाले का ज़्यादा है, मतलब ये O से जुड़ जाएगा, तो आपका बन जाएगा प्रोडक्ट PH C+O CH CH3 एंड CH3। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आप लोग अप्रोच करोगे। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर एक दो रिएक्शन और है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, देखिए अब हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे। बेसिकली इसका 2 मेथड होता है, एक होता है इटार्ड रिएक्शन से और दूसरा मेथड होता है हॉट KMnO4 या हॉट K2Cr2O7। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस मेथड की बात करते हैं, उसके बाद उस मेथड पे हम लोग आते हैं।
तो देखिए इटार्ट रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग अल्काइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज करते हैं अप टू एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अल्काइल बेंजीन ले रखा है, यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दिया। एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने के बाद कुछ ऐसा एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम कहते हैं जेम डाईएसीटेट। ये जो जेम डाईएसीटेट बनता है, ये जेम डाईएसीटेट फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए रेजिस्ट करता है कंपाउंड को, इसलिए जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इस पे दोनों पे OH आता है एंड देन उसके बाद यहाँ से वाटर रिमूव करने के बाद फाइनली ये किस में बदल जाता है, बेंजल्डिहाइड। तो ये इटार्ट रिएक्शन का ये पहला वेरिएशन है जो आपके एनसीईआरटी बुक में ये नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी बुक में आपका वो रिएजेंट दिया हुआ है तो उस पर भी आते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कैसे अल्काइल बेंजीन को हमने ऑक्सीडाइज कर दिया, किस पे, बेंजल्डिहाइड में हमने ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका एनहाइड्राइड का यूज़ आपको समझ में आना चाहिए। फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक में चेंज हो सकता था। उसी तरह देखो हमारा यहाँ पर है CrO2Cl2 जिसे हम क्रोमाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। अब यहाँ पे CH3 लिया अल्काइल बेंजीन जिसमें चेंज हो गया है CHO में। अब देखो इसमें क्या होता है, बीच में इंटरमीडिएट क्या बनता है, CH3 हमने लिया, CrO2Cl2 के प्रेजेंस में एक ये इंटरमीडिएट बनता है जिसका कलर होता है ब्राउन, ठीक है। तो ब्राउन कलर होता है, इसको हम कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो ये आपके एनसीईआरटी में बकायदा इस तरह से रिएक्शन दिया हुआ, अच्छे से याद रखोगे क्योंकि मेंस में क्वेश्चन ये पूछ चुका था कि इटार्ट रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट फॉर्म करता है उसका कलर क्या होगा उस कॉम्प्लेक्स का। तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर आपका ब्राउन हो गया एंड देन उसके बाद हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ दोनों पे OH आपका आ गया एंड देन वाटर रिमूव करके आपका बेंजल्डिहाइड बन गया। मतलब बेसिकली इटार्ट रिएक्शन जो नेम रिएक्शन है, इस रिएक्शन के तहत हम क्या करते हैं कि जो अल्काइल बेंजीन होता है उसे हम बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखो ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड अभी इस पे आते हैं, पहले यहाँ तक लिखो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में ऑक्सीडाइज किसके थ्रू करना है, K2Cr2O7 या KMnO4। अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में ले या बेसिक मीडियम में, हॉट के फॉर्म में या मान लो हीट हमें अगर उसे कर रहे हैं तो रिएक्शन कैसा होगा। देखो ध्यान से, यह अल्काइल बेंजीन है। बोला जा रहा है कि ये जो अल्काइल ग्रुप जो बेंजीन से अटैच होगा, इस अल्काइल ग्रुप के पास एटलीस्ट एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा बेंजीन रिंग मस्ट हैव बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अगर मान लो इसको ज़्यादा अगर एक्यूरेटली हमने लिखा तो हमने लिख दिया एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन। एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन तो होना चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए। तो इसके पास कितने बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, 3। तो इसे बेंजोइक एसिड में बदल देता है। तो ये आपका बेंजोइक एसिड में बदल गया, ठीक है। साथ में जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब यहाँ देखो इसके पास तो है 2 बेंजाइलिक एच है तो ये बेंजोइक एसिड में बदल गया। अब सवाल उठता है ये जो कार्बन जो बच गया ये किस फॉर्म में निकल जाएगा, तो ये CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो वो सामने वाले कार्बन को CO2 में बदल दिया। अब यहाँ देखो अभी भी एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो इसको तुम्हारा ऑक्सीडाइज कर देगा तो बेंजोइक एसिड। अब प्लस तुम्हारा ये 2 कार्बन है तो 2 CO2 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो विग्रस ऑक्सीडेशन होता है इसमें, ठीक है। जितने भी कार्बन एक्स्ट्रा बचेंगे उनको ऑक्सीडाइज करेगा। अब यहाँ देखो यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे तुम्हारा कोई बेंजोइक एसिड या इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि अब देखो ध्यान से इस वाले बॉन्ड को तोड़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस वाले बॉन्ड को तोड़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हारा ये बेंजीन रिंग से अटैच है तो उसका एरोमेटिसिटी जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। ऑलवेज कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वही ऑक्सीडाइज होता है। उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पे इसके पास तुम्हारा हाइड्रोजन तो है, आराम से ऑक्सीडाइज हो सकता है तो इसे आप बनाओगे। और यहाँ पे कुछ और सवाल है, इसको आप लोग इसी मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करोगे। यहाँ तक लिखो, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्केन का ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे हम लोग। देखिए हमारा अगला जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन में वो है एल्केन का और कीटोन का। हालांकि अल्केन और कीटोन जो होते हैं वो दोनों ही इनर्ट होते हैं फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन समहाउ 1-2 रिएक्शन आप करा सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे जो 3 डिग्री अगर हम अल्केन की बात करेंगे, जैसे प्राइमरी अल्केन, सेकेंडरी अल्केन, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता है। लेकिन ये जो आपका अल्कोहल दिख रहा है जो 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इससे हम KMnO4 से ऑक्सीडाइज करके OH के फॉर्म में ला सकते हैं, मतलब अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये एक रिएक्शन है जो अल्केन में देखा जाता है। आप इस रिएक्शन को अच्छे से याद रखोगे क्योंकि अल्केन में इसके अलावा और कोई रिएक्शन कभी पूछा नहीं जाता है। उसके बाद अगला है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन बेसिकली हम लोग जल्दी होता नहीं है, लेकिन हम इसे क्या करते हैं, पहले इनॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उसके बाद उसको ऑक्सीडेशन करते हैं। तो देखो ध्यान से, इनॉलिक फॉर्म में करने से आप लोगों को तुरंत आइडिया पता चल जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने ये MECO इसका ऑक्सीडेशन कराना है
तो ध्यान से इसको हमने इनॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, ये अभी हमने तुरंत पढ़ा है कि अल्कीन का कैसे हम लोग कराते हैं क्या ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे अल्कीन को तुरंत हमने इस तरह से ब्रेक किया, ये पोर्शन CO2 में बदल गया और ये पोर्शन में लग गया डबल बॉन्ड हो, तो एक एसिड बन गया प्लस CO2 प्लस H2O। उसी तरह से देखो ये इनॉलिक फॉर्म में हमने इसको बदल दिया, इनॉलिक फॉर्म में बदला और फिर इसको इधर से ब्रेक कर दिया, तो ये बन गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कीटोन और एल्केन में, हालांकि इससे क्वेश्चन मतलब रेयरली कभी पूछा जाएगा, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑक्सीडेशन में वो या तो अल्कीन से पूछे जाते हैं, अल्काइन से पूछे जाते हैं, तो अल्कोहल से पूछे जाते हैं। और चूंकि इन तीनों का हमने पढ़ लिया है, तो यहाँ तक हमारा जो ऑक्सीडेशन का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। और इसके पहले हमने रिडक्शन का पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन जो है इसका पार्ट हमने आज इस लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग नए रिएक्शंस के साथ मिलेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।